दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओईआरओ प्रीलिम्स री एग्जाम 2025 के लिए उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाओं से लैस बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट दृष्टि आईएएस का मैगजीन वाला ये प्रैक्टिस सेट है जो जुलाई महीने की जो मैगजीन आई है उसी पर आधारित है, जिसमें आपको अप्रैल मई और कुछ जून की बहुत ही समसामयिक घटनाओं से संबंधित आपके आरओईआरओ एग्जाम के बेस के आधार पर सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दोस्तों। इसके पहले हम लोग विजन की तीन टेस्ट सीरीज देख लिया। अब हम लोगों को जरूरत लगा कि कुछ करंट अफेयर्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके चक्कर में करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें छूट जा रही थी। तो इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग टेस्ट सीरीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। बहुत ज्यादा वेटेज होता है आरओईआरओ के एग्जाम में ऐसी समसामयिक घटनाओं का। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, आपको मैं एक चीज बताना भूल जाता हूं पीडीएफ के बारे में, जो आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। पीडीएफ मेरे भाई इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं उसी में टेलीग्राम का मेरा लिंक है, उसी टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। आप वहां से डाउनलोड करके दोहरा सकते हैं इन सब चीजों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और टेलीग्राम को दोस्तों फॉलो भी कर लीजिएगा। देखते हैं, पहला आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर भारत पथ के निर्माण की घोषणा की है। तो दोस्तों नाम सुनते ही आप तुक्का भी मारेंगे तब पर भी आपका ये सही हो जाएगा। भारत पथ दोस्तों अयोध्या में एक 20 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है 900 करोड़ रुपए की लागत से। तो दोस्तों यही है अयोध्या पथ। कितने किलोमीटर का है ये, सॉरी भारत पथ 20 किलोमीटर का है, अयोध्या में बन रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौता को निलंबित करने की घोषणा की है। दोस्तों बहुत अच्छा, आप लोग जानते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने निर्णय लिया सिंधु जल समझौता रद्द किया, तो उसके प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने शिमला समझौता को भी रद्द कर दिया, जो उस समय हुआ था शिमला समझौता। घोषणा की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत के प्रतिक्रिया के बाद। विकल्प आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने, वो ऐसा कौन सा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 123वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का एक देश है अंगोला, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वां सदस्य बना है। यानी अब आप समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने इस समय पूरे 123 देश हो गए हैं। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना 2015 में की थी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो विकल्प नंबर यही बी हो जाएगा, अंगोला। चौथे में आपसे पूछा जा रहा है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में कुछ कथन दे दिए गए हैं। इन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए हमारा कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, कोई दम नहीं है, थोड़ा पेशेंस करके देखिएगा आप लोग क्या है। पहले कथन में आपसे कहा जा रहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत का 16वां एफटीए है। यस बिल्कुल सही, ये पहला वाला तो सही है। पहला वाला अगर आपको नहीं समझ में आएगा दूसरा पढ़कर आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यह समझौता हुआ था फ्री ट्रेड अलायंस के रूप में है, तो इसका मतलब भारतीय उत्पादों पर शुल्क कम करेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि यह समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन भारतीय वस्त्र एवं परिधान उत्पादों पर 100% आयात शुल्क लगाएगा। मेरे भाई जब आयात 100% शुल्क लगवाने मोदी जी थोड़ी न गए थे, शुल्क हटवाने के लिए समझौता हुआ होगा। तो ये ऑटोमेटिक ये गलत हो गया, क्योंकि भारत के 99% वस्तुओं पर से ये शुल्क हटाएगा वहां से, यानी भारत जो भेजेगा वहां शुल्क नहीं लगाएगा। इसका मतलब भारत की वस्तुएं वहां सस्ता होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो भारत ज्यादा भेजेगा वहां। तो ये गलत हो गया हमारा दूसरा वाला। इस समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में प्रतिवर्ष अतिरिक्त वीजा देने का प्रावधान किया गया है। यस, आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो भी थोड़ा सा लगा सकते हैं आप, क्योंकि दूसरा विकल्प में हमारे नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब देखते हैं कौन होगा, चौथा वाला पढ़ लेते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच सामाजिक सुरक्षा के सहयोग के लिए दोहरा अंशदान अभिसमय किया गया है। यस, ये चौथा भी सही है।
पहला, तीसरा, चौथा, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा चौथे वाले का। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 में नई नीति का मसौदा तैयार किया है? तो दोस्तों चमड़े और फुटवियर के से संबंधित ये नीति है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इस पर नई मसौदा बनाया कि चमड़े और फुटवियर के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा, जो अन्य देशों में मांग है इसकी बहुत ज्यादा, इसको बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये योगदान भी देगा। तो ऑप्शन सी सही है, चमड़ा और फुटवियर। आगे जरा हम देखते हैं दोस्तों छठवें वाले में। छठवें में आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? मालदीव, थाईलैंड, सिंगापुर, भूटान। तो विकल्प नंबर दोस्तों आपका यहां हो जाएगा सी, भूटान हो जाएगा। छठवें का सी हो जाएगा आपका, भूटान ने किया है अभी। तो छठा हो गया हमारा। सातवें का अगर हम लोग देखें तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है, जिस तरीके से पर्सनल लिबर्टी का होता है। तो विकल्प नंबर यहां पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत लिखित कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। हम अगर ऑप्शन ये स्टेटमेंट एक पहले वाले को देखते हैं, नया ओसीआई पोर्टल भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में दीर्घकालिक नागरिकता और मतदान का अधिकार देगा। यस, विकल्प न, ये स्टेटमेंट पहला तो सही हो गया हमारा। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, नया ओसीआई पोर्टल उपयोगकर्ताओं को ऑटो फील्ड प्रोफाइल, आवेदन स्थिति ट्रैकिंग और ऑनलाइन भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाएं प्रदान करेगा। यस, दोनों सही है। विकल्प ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है हमारे। तो अब ऑप्शन ये सी हो जाएगा हमारा, आठवें का ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आपसे पूछा जा रहा है साइबर धोखाधड़ी के संबंधित कुछ प्रश्न हैं। हाल ही में शुरू की गई जीरो एफआईआर प्रणाली किस सीमा से अधिक साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः यानी अपने आप एफआईआर दर्ज करती है? तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, यदि आपका या किसी का 10 लाख या उससे अधिक का साइबर धोखाधड़ी, साइबर ठगी हो जाता है, तो जो है अपने आप स्वतः एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये तो हुआ इस प्रश्न का उत्तर। 10 लाख या उससे अधिक का साइबर धोखाधड़ी या ठगी होता है तो आप एक हेल्पलाइन नंबर होता है 1930, इस पर कॉल करके या फिर आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर इसे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, तो हो जाएगी। 10वां प्रश्न है यहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें में आपसे पूछ रहे हैं कि कानपुर में अभी विकसित की गई मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर, इसका संचालन और रख रखाव का मैनुअल किस संस्था के द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो कुछ लोग देखते ही लगा देंगे आईआईटी कानपुर, नहीं भाई, आईआईएम इंदौर के द्वारा इसके मैनुअल की जो है तैयारी किया जा रहा है। इसके रख रखाव मैनुअल किस संस्था के द्वारा तैयारी किया जा रहा है? ये आईआईएम इंदौर के द्वारा। तो दोस्तों यहां पर आपको एक समसामयिक घटनाओं से जोड़कर पॉलिटी का एक बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाया गया है। कह रहे हैं कि कथनों पर विचार कर लीजिए और बताइए कौन सा हमारा कथन सही है, उसके आधार पर आप ऑप्शन को चुन लीजिए। तो आप लोग पॉलिटी में बहुत अच्छा सा पढ़े हैं। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 यही कहता है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परामर्श मांगने का अधिकार है। यस, ये वाला तो सही है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। लेकिन यह ऐसा नहीं कि बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति मांग लिए तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, ये बाध्यकारी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट न भी दे सकता है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट में यही है, 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है। नहीं मेरे भाई, अनिवार्य नहीं है, उसका मन करे देगा, नहीं देगा, बाध्यकारी नहीं है। तो ये दूसरा गलत हो गया। तो आपका जो स्टेटमेंट कौन सही हुआ? केवल एक सही हुआ, तो विकल्प ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। नंबर 12वें में दोस्तों आपसे बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, करंट से जोड़कर ये भी है कि हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आकलनों के अनुसार 2019 से 21 में भारत की मातृ मृत्यु दर क्या रही है? तो दोस्तों 93, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 1000 में से 93। आगे चलते हम लोग देखते हैं 13वें वाले प्रश्न को। दोस्तों
13वें वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मापदंड जारी किए गए हैं। तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस उद्देश्य से जारी किए गए हैं। तो बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए इसी उद्देश्य से किया गया है। विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 14 वाले प्रश्न में, तो आपसे यहां पूछ रहे हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कुछ लोग ज्यादातर यही अजीत डोभाल को लगा देंगे, जो ज्यादातर पुराने मतलब घटनाओं को पढ़े होंगे। तो ये अजीत डोभाल यहां पर नहीं होंगे दोस्तों। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, आलोक जोशी, विकल्प ऑप्शन सी। आगे अगर हम लोग देखें ये 15 वाले में क्या होगा। 15 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप का डिजाइन केंद्र कहां पर यह उद्घाटित किया गया है। तो 3 नैनोमीटर चिप का डिजाइन दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है, यह विकल्प सी हो जाएगा। और साथ ही साथ बेंगलुरु में भी इसका जो है वो मतलब केंद्र खोला गया है, बेंगलुरु में भी, याद रखेंगे। तो ये नोएडा यहां हो जाएगा, 15 का आपका ये नोएडा हो जाएगा। आगे जरा क्वेश्चन नंबर ये 16 को हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा हुआ। आईएनएस किल्टान, यहां पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हूं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए। आईएनएस किल्टान ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया। तो दोस्तों एक प्रदर्शनी लगी थी, नौसैनिक प्रदर्शनी, नौसेना की प्रदर्शनी थी सिंगापुर में। वहां पर यह भारत का स्वदेशी रूप से विकसित आईएनएस किल्टान ने उस प्रदर्शनी में भाग लिया। उस प्रदर्शनी का नाम था इंडेक्स एशिया 2025। विकल्प नंबर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों ये किल्टान क्या है, एक युद्धपोत है जो पनडुब्बियों को मार गिराने की क्षमता रखता है, स्वदेशी रूप से भारत से बनाया गया है। आगे जरा हम लोग देखते हैं ये 17 वाले में। 17 में कह रहे हैं दोस्तों चंद्रयान 5 जिसका नाम लुपेक्स रखा गया है, चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच संयुक्त परियोजना है। तो भारत और जापान के बीच है, याद रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। 17 का आपका विकल्प जो है वो सी हो जाएगा। आगे हम लोग अगर देखें दोस्तों 18 वाले में क्या पूछ रहे हैं हमसे। हाल ही में ओडिशा सरकार ने दोस्तों किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को ओडिशा सरकार ने अपने ओडिशा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो पहला क्या हो सकता है दोस्तों, ओडिशा सरकार ने जब ऐसा किया तो वहां का पहला जो होगा, पहला ये भीतरकनिका हो जाएगा। विकल्प नंबर में ये जो दिया है भीतरकनिका, ये हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं, हमारा ये हो गया क्लियर। 19 को देखते हैं। 19 वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों। हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति दी है। तो ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यही है क्लाउड सीडिंग परिरक्षण परियोजना। विकल्प नंबर बी। ये क्या है दोस्तों, एक कृत्रिम तरीके से वर्षा कराने की एक तकनीक होती है, आप लोग इसे कहीं ना कहीं पढ़े हो। कृत्रिम वर्षा कैसे होता है कि हेलीकॉप्टर या जहाज से यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड AgI जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, हेलीकॉप्टर से बादलों में छिड़काव कर लिया जाता है। वहां पे जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वो बर्फ या बूंद में बदलकर नीचे गिरती है। तो जो वायु प्रदूषक होते हैं उसके साथ चले जाते हैं, वो थोड़ा सा वायु प्रदूषण से राहत मिलता है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया विडा स्टोम जंगल सफारी ट्रेन, ये क्या है दोस्तों। यहां पर लिखा नहीं है लेकिन जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे ने मिलकर इसे शुरू किया गया है। तो ये क्या है, विडा स्टोम जंगल सफारी ट्रेन किन दो स्थानों को जोड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, ये दुधवा टाइगर रिजर्व क्या है, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के जिला, और कतरनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य क्या है, बहराइच जिले में है। इन दोनों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे ने विडा स्टोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया गया है कि इन्हीं दोनों स्थानों से एक ट्रेन गुजरेगी जो इन सारे नजारों का लुत्फ उठाएंगे, उसमें बैठे हुए लोग। दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य का, इन दोनों जगहों के जीव जंतुओं का लुत्फ उठाते हुए वो लोग सफर करेंगे। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखते हैं 21 वाले में। 21 वाले में दोस्तों आपसे कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ। ऑपरेशन ओलिविया
अगर आप लोग ओलिव रिडले कछुआ एक होता है कछुओं की प्रजाति, ओलिव रिडले कछुए, तो पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कछुआ से ही संबंधित है। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कछुए पानी में रहते हैं, तो पानी का अभियान कौन शुरू कर सकती है दोस्तों? नौसेना कर सकती है। तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं वे तटों पर आकर प्रजनन करते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, उनका वो आवास होता है। तटों की जब बहुत ज्यादा खुदाई होती है बालू वगैरह की, तो उससे उनका जो है आवास नष्ट होता है, उनकी जनसंख्या घटने लगती है, जो कि हमारे जो एक इकोसिस्टम है वो बिगड़ने लगता है। तो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए नौसेना द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है, भारतीय नौसेना द्वारा, ऑपरेशन ओलिविया। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जितना चाहें स्टार दे सकते हैं। ये कह रहे हैं दोस्तों, हाल ही में मृत घोषित किया गया एक नेपाल का ग्लेशियर है दोस्तों, जिसका नाम है याला ग्लेशियर, उसको अभी मृत घोषित किया गया क्योंकि उस ग्लेशियर का लगभग 65 से 70% वो ग्लेशियर नष्ट हो चुका, और उसकी बाकायदा संदेश देने के लिए विभिन्न देशों में कि आप लोग भी अपने ग्लेशियर को बचाइए, तो उस ग्लेशियर की श्रद्धांजलि भी दिया गया लोगों में संदेश देने के लिए। तो मृत घोषित ग्लेशियर किया गया याला ग्लेशियर को। तो याला ग्लेशियर कहां है? नेपाल में है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 वाले में पूछ रहे हैं, गुजरात में की गई, कहां की गई? गुजरात में वर्ष 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना, कौन सी गणना? 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? सिंपल सा फैक्ट वाला प्रश्न है दोस्तों, कितनी है? 891 थी, विकल्प नंबर ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्या इसमें पूछा जा रहा है? गीता सामोता एक महिला है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इन्होंने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? तो दोस्तों कीर्तिमान यही है कि CISF की पहली महिला अधिकारी हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है? तो विकल्प नंबर में आपको 4 कानपुर, तो क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा वो कौन सा शहर है भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है? तो दोस्तों लखनऊ में किया जा रहा है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में यनम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यनम एक देश है, आप देखेंगे लाल सागर के पास आपको मैप में मिल जाएगा। तो यनम देश के एक नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साले बिन बिक्र, विकल्प नंबर ये ए वाला जो है यही सही होगा। तो नाम से ही थोड़ा ट्रिक से याद कर लेंगे क्योंकि ये सब नाम जल्दी याद होता नहीं है। सनम, जैसे कब लोग कहते हैं सनम मैं तुम बिन नहीं रह पाऊंगा, तो ये बिन यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिक आप बना लेंगे तो आपको याद रहेगा, यनम बिन। तो यनम कुछ सनम टाइप का नाम है और यहाँ पर बिन है, तो ऐसे आप समझ जाइएगा। आगे जरा हम लोग देखते हैं 27 में क्या है यहाँ पर, हाल ही में विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब 2025 का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मुंबई में हुआ, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, ये बी में। आगे जरा हम लोग देखते हैं 28 वाले में, इसमें आपसे करें कि हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन इसका जो हुआ दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है को भूमि की प्रशासन, उसकी नीति, नवाचार और उसके किस तरीके से इसका सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, इसके सेंस में है। तो आप इसे देखकर ही आराम से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं जिसे देखने के बाद लग जाता है हाँ हो सकता है यही हो। तो क्वेश्चन 29वें में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित हुआ? 29वें वाले प्रश्न का दोस्तों श्रीलंका में आयोजित हुआ, सी हो जाएगा आपका विकल्प। आगे अगर हम लोग देखें 30 में क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया है? तो महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया है किस योजना के तहत? उस योजना का नाम आपसे पूछ रहे हैं, कृषि सखी योजना के नाम से, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कृषि सखी योजना के नाम से महिलाओं को प्राकृतिक खेती सिखाने का एक तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि बिना आप यूरिया, उर्वरक, ये सब रासायनिक केमिकल से
आप कैसे कृषि कर सकते हैं। आगे तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जारी हुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो आप जान लीजिए इस साल भारत को 180 देशों में से 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल दोस्तों 159 स्थान पर था अपनी देश की महान मीडिया, इस बार 51वें स्थान पर आ गई है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। विकल्प आपका ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है कि वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह एक पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के एक वहां के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्हीं के ये आत्मकथा है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। विकल्प बी हो जाएगा आपका, यही ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न पुरस्कार से संबंधित। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप, बहुत ही बड़े उद्योगपति आदित्य बिरला ग्रुप के ये चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हीं को जो है मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों ये किसने दिया था, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला, तो ये कौन दिया था। तो ज्यादातर अगर पूछ लेगा सब लोग राष्ट्रपति ही लगाएंगे, राष्ट्रपति नहीं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, याद रख लीजिए आप, मोहन भागवत ने ही इनको दिया था ये पुरस्कार। आगे जरा हम लोग देखते हैं 35 वाले में, स्टेट योग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो स्टेट योग चैंपियन प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। तो कानपुर के पास है एक जिला औरैया, वही। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 36 वाले में क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे जो पूछा जा रहा है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों दो लोग सम्मानित किया गया, उर्दू कवि और भारतीय सिनेमा के बहुत अच्छे संगीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो कहते हैं हमको आंख नहीं है लेकिन हमने सारे भगवानों को देखा है। तो उन्हें आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं ये। विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक जो एक लेखिका हैं, और दीपा भट्टी जो एक ट्रांसलेट करने के लिए जानी जाती हैं भाषाओं को। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 37 का आपका ए हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखते हैं ये 38 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में शुरू किया गया। तो दोस्तों अगर आप लोग ये सिरुई लिली के बारे में पढ़े होंगे तो सिरुई लिली एक तरह का फूल है जो मणिपुर का राष्ट्रीय पुष्प है, तो इसी के नाम पर यह महोत्सव होता है। तो मणिपुर में ही है, अगर इतना जानते होंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे इसे। चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जोन ने जीएसटी संग्रह में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। जीएसटी इकट्ठा करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा जोन मतलब पूरे यूपी में पहला स्थान रखा है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, क्या दिया यहाँ, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ। तो इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ये मेरठ है। विकल्प नंबर बी जानते हैं, बहुत ही जो है उत्तर प्रदेश का एक अग्रणी जिला है, आर्थिक रूप से बहुत आगे है। आगे जो लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 में इतिहास से जुड़ा हुआ करंट से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रश्न है। करें कि हाल ही में गुट्टाला अभिलेख में किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख मिला है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, ये तो बाढ़ का उल्लेख सूखा का उल्लेख मिला है। गुट्टाला अभिलेख में किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख मिला है, सूखा का।
अब बात आते ही ये पूछ लेगा गुट्टाला अभिलेख कहाँ है, तो गुट्टाला अभिलेख दोस्तों कर्नाटक के हावेरी जिले में है। कहाँ? कर्नाटक के हावेरी जिले में है। ये कर्नाटक लिखा है, इतना समझ जाइएगा। कर्नाटक के हावेरी जिले में, किस जिले में? हावेरी जिले में ये पाया गया है, जो एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया अभिलेख है। ये किस भाषा में? कर्नाटक में है तो कन्नड़ भाषा में ही होगा। तो इतना याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हम लोग 42 वाला देखते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक, जो प्राचीन डॉक्टर माने जाते हैं, और ऋषि सुश्रुत, जो प्राचीन काल में के जो है ये शल्य की चिकित्सा यानी ऑपरेशन जो होता है शल्य चिकित्सा, उसके जनक माने जाते हैं। तो आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किस स्थान पर किया है, ये आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। 42वां का जो प्रश्न आपका होना चाहिए दोस्तों, ये दिया है इसमें कश्मीर, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान। तो इसमें दोस्तों जो होगा ये आपका गोवा में किया गया है, विकल्प नंबर सी, गोवा में। नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश है, किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का अटलांटिक महासागर किनारे स्थित एक देश है अंगोला, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप अगर थोड़ा सा जान लेंगे दोस्तों, तो आपको ये काम देगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स देशों के द्वारा, ये ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया एक दोस्तों एक संगठन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट के बारे में। कौन सा सदस्य ग्रहण किया? अंगोला। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का है। आगे अगर हम लोग देखें 44 वाले में, तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे जो पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में, इनको महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षण करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो सागर में सम्मान। तो महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षण करने के लिए सागर में सम्मान नाम का एक पहल शुरू किया, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 45 में आप अगर देखें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन बनाने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों यही ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए, विकल्प नंबर बी। आगे अगर हम लोग देखें 46 वाले में क्या है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों सरकार ने निर्णय लिया है कि वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएंगे। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, आपके लिए नया है, याद कर लीजिएगा। 47 में जो आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर यानी कॉमर्शियल लेवल का ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? ये डेनमार्क में शुरू किया है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ई मेथेनॉल क्या है दोस्तों? एक तरह का फ्यूल है, ईंधन है। एक तो मेथेनॉल होता है जो दारू में मिलाया जाता है, वो नहीं है। ये ई इथेनॉल है जो फ्यूल है, एक तरह का ईंधन है जो स्वस्थ वातावरण के लिए या पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। आगे अगर हम लोग देखें 48 वाले में, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापी उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया। यह कुआं किस राज्य में स्थित है वो बताइए? तो दोस्तों विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। यह पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन कुआं है, सी वाला हो जाएगा आपका। 49 में आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दोस्तों गोवा है, गोवा में विजिंघम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया मोदी जी ने। तो गोवा नहीं, केरल हो जाएगा, यहाँ गोवा नहीं, गलती से बोल दिया मैं केरल में। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले के, ये 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36(1)(a) के तहत तसारप चू संरक्षण रिजर्व, क्या है? तसारप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर बी।
हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो दृष्टि का ये प्रैक्टिस सेट था करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें 50 प्रश्न थे, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।